हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एकेडमी में। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के यानी कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं को यहाँ पर हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे। जो भी घटनाएं होंगी उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी जानकारी होगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो पूरा इस वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम मैगजीन ने यानी कि टाइम पत्रिका ने 2020 के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर है, ये इनमें से किसे चुना है। इसके लिए ऑप्शन है लेब्रॉन जेम्स, जो बिडेन, कमला हैरिस या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों, यानी कि जो बिडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को ही टाइम पत्रिका की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। अब जो बिडेन और कमला हैरिस कौन है, तो हाल ही में जो अमेरिकी चुनाव संपन्न हुए थे उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है वो है कमला हैरिस। तो इन दोनों ने ही इस चुनाव में जीत हासिल की है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप है BTS, इसको एंटरटेनर ऑफ द ईयर, बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर, साथ ही साथ जूम के संस्थापक एरिन युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन की अगर बात करें तो 1927 से ही वार्षिक रूप से एक कैलेंडर जारी करती है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर संगठन हो जो कि पूरे साल भर या तो सकारात्मक रूप से या फिर नकारात्मक रूप से चर्चा में रहा हो, तो उसको अपने जो कवर पेज है उस पर जगह देती है और पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की जो AP-WEX पहल है, इसका शुभारंभ किया गया है। तो वो कौन सा बैंक है। इसके लिए ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो इसका कार्यालय है वो दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है फिलीपींस, वहाँ पर स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक ने अपने जो भी विकासशील सदस्य देश हैं इनके लिए AP-WEX फैसिलिटी यानी कि एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के नाम से एक पहल की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत $9 बिलियन की जो सहायता राशि है वो इन सदस्य देशों को प्रोवाइड करी जाएगी। अब ये एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पहल के जरिए जो ADB होगा, जो भी इसके सदस्य देश हैं, इनको महामारी की चुनौतियों से निपटने, महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। साथ ही साथ इस पहल के माध्यम से जो ADB है यानी कि एशियाई विकास बैंक है, ये अपने सदस्य देशों को जो टीके की खरीद के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता होगी तो वो वित्त पोषण इसको प्रोवाइड कराएगा, धन उनको प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके रखरखाव में, उसके कुशलता से उसके प्रबंधन करने में, उसको वितरित करने में और उचित योजना और जानकारी, इस तरह की जो जानकारी होगी ये प्रोवाइड कराएगा हम अपने सदस्य देशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी के द्वारा भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको कि NB.IoT के नाम से जाना जाता है, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो वो कौन सी कंपनी होगी। इसके लिए ऑप्शन है BSNL, एयरटेल, जियो या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है BSNL। तो BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, इसने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड ऑफ थिंग्स, जो कि दुनिया का पहला क्या है, उपग्रह आधारित नेटवर्क है, तो इसको लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी है स्काईलोटेक इंडिया, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे स्काईलो, इसके साथ साझेदारी करी है। अब ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कैसे काम करेगा। तो इसके जरिए जो भारतीय समुद्रों सहित पैन इंडिया कवरेज है, यानी कि पूरे भारत को कवरेज प्रदान करने की बात यहाँ पर BSNL के आधारभूत संरचना के द्वारा इसको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इसके शुरू किए जाने के बाद मछुआरों, किसानों और निर्माण उद्योग, खनन उद्योग, रसद उद्योग, यहाँ तक इसकी पहुँच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ भारत के जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें सस्ती और अभिनव दूरसंचार सेवा, यानी कि जो भी इनोवेटिव तरीके से दूरसंचार सेवाएं होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी BSNL की तरफ से। BSNL की अगर बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2020 को। इसके जो MD हैं भी हाल ही में MD और CEO हैं जो इसके, वो है प्रवीण कुमार पुरवार। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके लिए ऑप्शन है दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को कृषि मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में भारत का
पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि लक्षद्वीप में जितने भी कृषि कार्य होते हैं, इनमें परंपरागत जो कृषि होती है इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो भी सिंथेटिक उर्वरक और जो कीटनाशक होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता, जिससे कि जो भी खाद्य सामग्री होती है उनका जो उत्पादन होता है वो सुरक्षित रहता है और साथ ही साथ जो पर्यावरण का नुकसान होता है वो भी नहीं होता, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल रहती है चीज़ें। लक्षद्वीप की बात अगर बात करें तो सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसे कि 100% जैविक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सिक्किम पहला राज्य है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर के दक्षिण में एक छोटा सा प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। इसकी जो राजधानी है ये करावती है। यहाँ के जो प्रशासक यानी कि एलजी हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल इसके अलावा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव इसके भी एलजी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को निम्न में से किसने संबोधित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 है इसको संबोधित किया गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संबोधन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। वनविल कल्चर सेंटर जो के द्वारा जो तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती, इनकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो फेस्टिवल है आयोजित किया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा प्रसिद्ध लेखक हैं सैनी विश्वनाथन, इनको 2020 का भारतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जो ये पुरस्कार दिया गया है सैनी विश्वनाथन को, इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में भारती के यानी कि सुब्रमण्यम जो भारती हैं महाकवि, इनके उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। भारतीय पुरस्कार की अगर बात करें तो वर्ष 1994 से हर साल ये उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा दी है। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो बेहतर काम किए हैं उन कामों के लिए ये जो पुरस्कार है भारतीय पुरस्कार, ये दिया जाता है उन लोगों को। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस निम्न में से किसने जीती है? इसके लिए ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वेरस्टेपेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 की जो रेस है ये जीती है मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो ये F1 रेस है, ये आयोजित की गई थी अबू धाबी में। तो मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल के रेसर्स हैं, ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जो ये आयोजित की गई थी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसका जो आखिरी सीजन था ये जीत लिया है। इनकी इस सीजन की ये दूसरी और करियर की 10वीं जीत थी। साल 2020 फॉर्मूला 1 की 17वीं और अंतिम रेस थी। तो इस साल की अंतिम रेस थी जो कि मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती है। ये इनकी करियर की 10वीं जीत है। इस रेस में वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के रेसर्स हैं और फिनलैंड के निवासी हैं, ये इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन इसमें जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये इसमें तीसरे स्थान पर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कुल मिलाकर के 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस या फिर इजराइल। तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। तो भारत की मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया नीति के तहत, यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इनमें भारत की अपनी पहुंच बढ़ाने की नीति के तहत वहाँ के जो भी देश हैं जैसे कि किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है या फिर उज्बेकिस्तान है, तो इन देशों में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए तो उस नीति के तहत उज्बेकिस्तान के साथ ही जो 9 समझौते ज्ञापन हैं इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। इसमें भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान की तरफ से उनके जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, इन्होंने इसमें भाग लिया था। वर्चुअली इस जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवर्स ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजना के लिए लगभग 439 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी भी दी है। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये एक मध्य एशियाई देश है। इसकी जो राजधानी है ये है ताशकंद। मुद्रा है यहाँ की उज्बेकिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट हैं इसके शवाकत मिर्जियोयेव। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के अब्दुल्ला ओरिपोव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअली आयोजन किया गया था? तो वो कौन सा देश है? इसके लिए ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। तो भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर के ये जो ड्रग कंट्रोल सहयोग है इसकी 5वीं द्विपक्षीय बैठक इसका वर्चुअल आयोजन किया है। तो भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और म्यांमार की तरफ से नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की जो केंद्रीय समिति है, इन दोनों के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का ये 5वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो हमारे महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, इन्होंने किया था, जबकि म्यांमार की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो उनके ड्रग प्रवर्तन विभाग एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पॉल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने किया था। तो भारत और म्यांमार का जो ये ड्रग कंट्रोल सहयोग की जो बैठक है इसका जो 5वां संस्करण है ये क्यों आयोजित किया गया है? क्योंकि हाल ही में जो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 है इसके अनुसार जो मिजोरम राज्य है भारत का, ये म्यांमार से जो भी मादक पदार्थ होते हैं यानी कि जो भी नशीली दवाइयाँ होती हैं इनकी तस्करी के प्रमुख मार्ग के रूप में एक उभरा है। यानी यहाँ से काफ़ी मात्रा में ड्रगों का क्या होता है, इस तरह की जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, जो अवैध दवाइयाँ होती हैं, इनकी तस्करी इस राज्य से की जाती है। तो म्यांमार के उत्तर पूर्व में सिंथेटिक ड्रग्स और याबा टैबलेट इसकी तस्करी यहाँ से की जाती है। मुख्य रूप से स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र होने के कारण ये क्या बन गया है, प्रमुख क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर थाईलैंड, म्यांमार और लाओस इनकी सीमा क्षेत्र में मेत नाम का जो उत्पादन है, एक नशीला पदार्थ है, इसका उत्पादन किया जाता है जिसको कि थाईलैंड में बोला जाता है याबा और बांग्लादेश में बोला जाता है बाबा। तो ये दवाई का जो तस्करी है इस राज्य के थ्रू करी जाती है। तो इसको रोकने के लिए, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए ये जो संयोग बैठक है नशीली दवाइयों की ये आयोजित करी गई है भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार की अगर हम बात करें तो भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है जिसके जरिए जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं भारत के बगल में, जिनमें म्यांमार है, थाईलैंड है, तो ऐसे देशों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तथा जो भी चीन का प्रभुत्व इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए म्यांमार के साथ कई और समझौतों पर भी भारत के क्या चल रहे हैं, हस्ताक्षर का काम चल रहा है। जिसमें कि एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है भारत और म्यांमार के बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का, जिसे कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये कोलकाता को जो म्यांमार का सिटवे बंदरगाह है यहाँ से जोड़ेगा। इस परियोजना को जो म्यांमार की कलादान नाम की जो नदी है इसके ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए इसको कलादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो कलादान नदी है इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा तथा भारत के जो भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उन राज्यों को कनेक्ट किया जाएगा म्यांमार के साथ में। इसके अलावा भारत और म्यांमार ने हाल ही में ऊर्जा, संचार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ही देशों के बीच जो मौजूदा समय में जो व्यापार है वो 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसके अलावा जो म्यांमार है ये भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? इसके लिए ऑप्शन है माला सिन्हा, अशरफ पटेल, मृदुला सिन्हा या फिर शिवम रोहतगी। तो इसका सही आंसर है अशरफ पटेल। तो ये हैं अशरफ पटेल। ये प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य और बोर्ड मेंबर भी हैं। तो इनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SEOY अवार्ड भी कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हमारी स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। अच्छा, इस अवार्ड की अगर बात करें तो ये अवार्ड उन उद्यमियों को दिया जाता है जो कि भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए नए, स्थायी और स्केलेबल समाधानों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। 2010 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी स्वाप फाउंडेशन और जुबिलेंट भारती फाउंडेशन के द्वारा। 2020 में ये जो अवार्ड है ये इसका क्या है, 11वां संस्करण। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंग बंधु पुरस्कार की शुरुआत करी गई है? तो वो कौन सी संस्था है? इसके लिए ऑप्शन है यूनेस्को, UN, IMF या फिर ILO। तो इसका सही आंसर है यूनेस्को।
तो यूनेस्को के द्वारा बांग्लादेश का प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरुआत करने की घोषणा करी गई है। संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है उसकी कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसके 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या बोला, यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये प्रस्ताव को क्या है, अपनाया है। पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार में 50,000 की जो अमेरिकी डॉलर की राशि का पुरस्कार ये होगा, 2 साल में एक बार दिया जाएगा तथा 6 साल में 3 बार पुरस्कार के नवीनीकरण पर बात यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। पहला यूनेस्को बंगबंधु पुरस्कार नवंबर 2021 में यूनेस्को की आम सभा के 41वें सत्र में दिए जाने की यहाँ पर तैयारी करी गई है। बांग्लादेश ने अगस्त 2019 में इस पुरस्कार का प्रस्ताव यूएन के सामने रखा था। बंगबंधु की अगर बात करें तो ये कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान, इन बंगबंधु के नाम से इनको जाना जाता है। ये एक बांग्लादेशी राजनेता थे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये उनके पिता हैं। तो बांग्लादेश का पिता भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे और 1971 से 1975 के बीच में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। 1975 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के नाम पर ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत करने की घोषणा करी गई है। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये एक संस्था है जिसका कि जो फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना करी गई थी 4 नवंबर 1946 को करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप यानी कि पुरुषों की जो हॉकी विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा। इसके लिए ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने वर्ष 2023 के लिए जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसकी मेजबानी लगातार दूसरी बार उड़ीसा को सौंप दी है। इससे पहले साल 2018 का जो पुरुष हॉकी कप हुआ था उसकी मेजबानी भी उड़ीसा को दी गई थी। ये जो टूर्नामेंट होगा इस साल, ये उड़ीसा के 2 शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। बात करें इस हॉकी टूर्नामेंट की तो वर्ष 2023 का जो ये विश्व कप होगा ये हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। हॉकी विश्व कप हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसे कि क्रिकेट होता है वैसे ही हर 4 साल में इसका भी आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 यानी कि 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लजान स्विट्जरलैंड में है। सीईओ है इसके कैली फेयरवेल। अच्छा, उड़ीसा राज्य की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना करी गई थी। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो दुर्गा पूजा, कलिंगा महोत्सव, चंदन यात्रा, कोडांग डांस फेस्टिवल, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है। नेशनल पार्क की अगर बात करें यानी कि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसके अलावा तिकड़पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख नृत्य शैली है वो छऊ डांस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा गोटीपुआ डांस, ओडिसी डांस और घुमुरा डांस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर कारखाना है भारत के किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? इसके लिए ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है ओला, इसने तमिलनाडु में 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पूरा होते ही ये जो फैक्ट्री होगी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री बन जाएगी। अच्छा, बात करें इस कारखाने की तो प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसके दृष्टिकोण के अनुरूप इसे बनाया जा रहा है। भारत को 2 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में ये स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो नया कारखाना होगा ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करने के साथ साथ देश में तकनीकी विशेषज्ञता में भी सुधार करेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, हाल ही में 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसके लिए ऑप्शन है
शिमला, मसूरी, देहरादून या फिर श्रीनगर? तो इसका सही आंसर है देहरादून। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, इसमें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, इसका जो नवा संस्करण है, इसका आयोजन किया गया है। तो 4 दिनों तक ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव IMI के द्वारा, जिसकी मेजबानी करी थी सतत विकास मंच उत्तरांचल के द्वारा। अच्छा, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट के अगर 2020 के थीम की बात करें, इसके विषय की बात करें तो 2020 का इसका समिट है इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं। इस जो भी समिट हुआ था, इसकी क्या क्या यहाँ के पॉइंट है मेन। तो इसमें इस शिखर सम्मेलन में जो भी कोविड-19 की महामारी है, इसके बाद के परिदृश्य यानी कि क्या हालात कोविड-19 की बीमारी के बाद उत्पन्न हुए हैं, जलवायु में परिवर्तन, साथ ही साथ महामारी के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में कमी आई है, उसके विकास पर कैसे फोकस किया जाए, ये इसके प्रमुख बिंदु रहे। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉमनवेल्थ के संगमा, ये दोनों ही इस समारोह में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों के विकास और समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा करी गई है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण या फिर देहरादून, 2 राजधानियां यहाँ की हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना करी गई थी। गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। फेस्टिवल की अगर बात करें तो कुंभ मेला, बसंत पंचमी, भिटौली, हरेला, होली, ये यहाँ के क्या प्रमुख त्यौहार हैं। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो भोटिया डांस, छछेरी डांस, छपेली डांस, छोलिया डांस, जागर, झोड़ा, पांडव नृत्य, रमोला, सोटिया ट्राइबल फोक डांस, तो ये प्रमुख यहाँ के क्या है नृत्य हैं। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो प्रमुख नेशनल पार्क्स में यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों में यहाँ पर विश्व फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, और इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये यहाँ के क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अगली स्लाइड पर आते हैं। गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसने जीता है? इसके लिए ऑप्शन है पॉल सिन टुआ, नाम क्यांग सी, डोपा माओ, विजय शंकर। तो कौन सा है? तो ये है पॉल सिन टुआ। तो ये है वो पॉल सिन टुआ जिनको कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने इसको गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। एशिया के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो पॉल कौन है? तो ये 2001 में इन्होंने करेन इन्वायरमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क, जिसको कि किसान के नाम से जाना जाता है, ये इसके संस्थापक है। गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार की अगर बात करें तो ये कैसे काम करता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार क्या है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो कि पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इन क्षेत्रों में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप समूह और द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, तो इन क्षेत्रों के जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको पर्यावरण के लिए काम करने के रूप में ये जो पुरस्कार है सालाना दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई? इसके लिए ऑप्शन है राहुल देवगन, अमीश त्रिपाठी, सुनील मेहरा और विनय पाठक। तो ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो लेखक अमीश त्रिपाठी के द्वारा धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, इस टाइटल की ये दूसरी नॉन फिक्शन बुक है जो ये तैयार की गई है। इस पुस्तक में जो भी हिंदू महाकाव्यों हैं, इनसे व्यवहारिक दार्शनिक सबक ये प्रदान करती है। इसमें जो इनकी सहलेखिका है इनके साथ, वो है इनकी बहन भावना रॉय। संयुक्त रूप से इन दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। वेस्टलैंड के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया जाना है। इनकी जो आखिरी जो लास्ट नॉन फिक्शन किताब आई थी वो थी इमोर्टल्स इंडिया, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। तो हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर 2020 को 49वें विजय दिवस के रूप में मनाया गया था। ये विजय दिवस जो मनाया जाता है ये 1971 में युद्ध में जो पाकिस्तान पर भारत की विजय थी, इसके याद में ये मनाया जाता है। विजय दिवस की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था
और 13 दिनों तक ये चला था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा करी गई थी। इसी दिन 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के मुक्ति वाहिनी के समक्ष बिना शर्त के समर्पण किया था। तो इसी दिन को याद करते हुए दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी दिन जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग होकर के बांग्लादेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा देश है? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की सेना ने जो भारत के सेनाध्यक्ष हैं जनरल एम नरवणे, इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की ये सऊदी अरब और यूएई की ये पहली यात्रा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय सेना प्रमुख जिन्होंने सऊदी अरब यूएई की यात्रा की है तो वो होंगे जनरल एम नरवणे। तो सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। भारत के साथ काफ़ी अभी बीच में काफ़ी संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काफ़ी काम हुआ है। यहाँ पर कई तरह के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। कच्चे तेल के लिए लगभग 18% की जो कच्चे तेल की आवश्यकता है वो यहीं से आयात करता है भारत। तो इस रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है ये भारत के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके लिए ऑप्शन है अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल। तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। तो ये है अक्षय कुमार, इनको डाबर ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डाबर की अगर बात करें तो ये सबसे पुरानी कंपनी है भारत की। ये 1884 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद नई दिल्ली में है। और सीईओ की अगर बात करें तो इसके हैं सीईओ मोहित मल्होत्रा, फाउंडर हैं इसके SK बर्मन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 12 दिसंबर। तो हर साल को 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इसके रूप में इसे मनाया जाता है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा करी गई थी। उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर 2017 को ये मनाया जाता है। तब से ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भुलारी में किया गया था? इसके लिए ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या फिर भारत। तो किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था चीन के साथ। तो चीन के साथ ये जो अभ्यास है चीन और पाकिस्तान का, ये किया गया है पाकिस्तान के सिंध के भुलारी में। ये इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। आयोजन इसका जो किया जा रहा है 2011 से किया जा रहा है। दोनों देशों के लगभग 50 लड़ाकू विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें JF-17, मिराज 3, J-10, J-11 जैसे जो लड़ाकू विमान हैं ये इसमें शामिल हुए थे। दोनों देशों का जो वायुसेना है उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का क्या है? मुख्य उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, इसको याद रखिएगा, पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली, तो ये हैं हिमा कोहली, इनको तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और जून 2019 से वे यहाँ पर इस पद पर कार्यरत थे। तो ये पहली कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्त की गई महिला क्या होंगी? जज होंगी। इस बात को आपने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए?
तो कौन सा देश है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या फिर जापान। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। तो नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च यानी कि NIBIO ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय गंगा विकास मिशन, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता गंगा राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMCG के थिंक टैंक सी गंगा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। अच्छा, MOU की अगर बात करें तो इस MOU पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं ये 10 से 15 दिसंबर तक जो आयोजित भारतीय जल प्रभाव 2020 आयोजित किया गया था, इसके 5वें संस्करण के दौरान ये किए गए हैं। इस कार्यक्रम में जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज है, इसके द्वारा, इन दोनों के ही द्वारा ये सह आयोजित किया गया था। नॉर्वे की अगर बात करें तो नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, यहाँ की राजधानी है ओस्लो और यहाँ प्रधानमंत्री है नॉर्वे के, वो है एर्ना सोलबर्ग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सी नई डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन है डाक पे, पे बैंक, पोस्ट पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डाक पे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB, इसने डाक विभाग के साथ मिलकर के पूरे भारत के आखिरी कोने तक यानी कि संपूर्ण भारत में जो डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं इनको प्रदान करने के लिए 15 दिसंबर 2020 को डाक पे के नाम से एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री जो है हमारे रविशंकर प्रसाद, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये डाक पे ऐप की अगर बात करें ये क्या है, तो डाक पे एक ऐप जो है ये DOP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस और IPPB की जो ग्राहक हैं इनको आसान डिजिटल लेन देन और अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। ये जो इनोवेटिव ऐप है लोगों को आसानी से पैसे ट्रांसफर करने और प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो पोस्टमैन की सहायता से इस ऐप पर पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। डाक की अगर बात करें तो ये एक डिजिटल भुगतान ऐप ही नहीं होगा बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विश्वसनीय डाक नेटवर्क के माध्यम से इंडिया पोस्ट और IPPB के द्वारा प्रदान की गई डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक सेट होगा। IPPB की अगर बात करें तो ये इसके MD और CEO हैं J वेंकटरमू। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 22 व 1 इसके तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था 1 सितंबर 2018 को। इसका जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके लिए ऑप्शन है शशि शेखर वेम्पति, मुरली नारायणन, वेणु मुरुगन, रोहित BOT। तो इसके सही आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति। तो प्रसार भारती की CEO है शशि शेखर वेम्पति। इनको 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी कि ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रसार भारती की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया में सबसे बड़ा प्रसारण संगठनों में से क्या है? एक है। प्रसार भारती की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के मुख्यालय की बात करें तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इसका जो अध्यक्ष है वह है इब्राहिम एरेन और इसका जो गठन हुआ था ये 1 जुलाई 1964 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 18 दिसंबर। तो हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया में भर में बढ़ती हुई प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी।
तो इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है, यानी कि 2020 का जो इसका विषय है, ये है रीइमेजिनिंग ह्यूमन एबिलिटी। ये जो दिन है, ये दिन सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग है, इसकी 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये पोर्टल जो होगा, ये ऑनलाइन सेवाएं जो होंगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, यानी कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पोर्टल की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की जाएंगी। इसके ये तकनीक जो होगी 5T पहल की नींव होगी। इससे परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध इसके जरिए कराई जाएगी और पोर्टल के माध्यम से उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छोटे उद्यमों और आम लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और किस देश के बीच में कॉर्पोरेट नाम की जो अभ्यास है, इसके 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना है, इनके बीच में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती या इंडो कॉर्पोरेट के नाम से इसको जाना जाता है, इसके 35वें संस्करण को 17 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। 35वां ये संस्करण है। इस ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित मिसाइल, भारतीय नौसेना जहाज की INS कुलिस और P-81 समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इसके साथ ही इंडोनेशिया की तरफ से नौसेना जहाज KRI कट न्याक दीन और कापिटन पेटुमरा पश्चिम श्रेणी का कार्वेट और इंडोनेशियन नौसेना का एक और MPA नौसेना समन्वित गश्ती के साथ इसमें हिस्सा लिया है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये द्विपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित करी जाती है। 2002 से इस एक्सरसाइज की शुरुआत करी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी गई है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसका कि नाम है किसान कल्याण मिशन। ये कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अच्छा, इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जरिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि MSME यानी कि जो कि स्मॉल सेक्टर बिजनेस होते हैं, जो उद्यम होते हैं, उन क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशनों के उत्पाद भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और किसी विभाग से जुड़े कार्यकर्ता वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ इन आयोजनों के दौरान किसानों को कृषि विभाग और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ भी दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत राज्य सरकार के कई विभाग जैसे कि कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गन्ना उत्पाद और आपूर्ति और पंचायती राज मिलकर के इस काम को करेंगे। तो यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की स्थापना 25 जनवरी 1950 को करी गई थी। यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ है। गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो चरकुला और कथक नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य है। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करें तो उसमें दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सिक्योरिटी, इसके अलावा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये यहाँ के क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फेस्टिवल की अगर बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, ताज महोत्सव, ये यहाँ के क्या है प्रमुख फेस्टिवल्स हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इनमें से किसको दिया गया है? ऑप्शन है सेल,
यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इनके द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कंपनी जो है सेल, इसको 2 वर्षों से इस पुरस्कार को दिया जा रहा है टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए, साथ ही साथ इसके द्वारा किए गए प्रयासों को ये दर्शाता है। तो ये पुरस्कार श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। सेल की अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं अनिल कुमार चौधरी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में करी गई थी। तो ये था वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने इस हफ्ते के यानी कि 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं पूरी डिटेल के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उससे आप जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।